हेलो बच्चों, SETS। चलो बच्चों, अब देखते हैं 64 टेस्ट पे आ गए बेटा। हाँ, देखते देखते 64 टेस्ट हो गए हैं आप लोगों के। हाँ, सेशन की तैयारी करिए बेटा अच्छे से। हाँ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, उंगलियों पे गिन के 7 महीने बचे हैं। हाँ, मान लीजिए मई के फर्स्ट वीक में जब भी पेपर हो आपका तो 7 महीने गिन के हैं बेटा। और अच्छे से बेटा पेपर दें, अच्छे से टेस्ट दें और कंपटीशन रखें। चलिए शुरुआत करिए। If two bodies are rubbed with and one of them acquire Q1 charge and another acquire Q2 charge, then ratio of Q1 is to Q2। देखिए रेशियो ऑफ Q1 is to Q2, Q1 और Q2 का रेशियो बताना है। The two bodies are rubbed and one of them acquire। तो बेटा आप जानते ही हैं कि अगर दो बॉडी को रब करते हैं तो जो एक्सेस चार्ज होते हैं वो आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं, और जितना इस पे प्लस चार्ज डेवलप होता है उतना ही दूसरे वाले पे क्या होता है, माइनस चार्ज डेवलप होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं होगा कि इस पे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, इस पे कम चार्ज नहीं। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे प्लस 10 चार्ज होगा, इस पे माइनस 10 चार्ज होगा। तो दोनों के चार्ज का रेशियो 1:1, और चूंकि माइनस एक पे माइनस आएगा तो इसीलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, -1:1। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरी विद द डिस्टेंस। तो आप जानते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, d²। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, d²। तो अब इसके बीच का रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा, तो रेक्टेंगुलर ग्राफ कौन सा होगा, C। फिर देखिए तीसरे में क्या है, चार्ज Q1 दिया है 30 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है, कितने पे, देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो फोर्स का फार्मूला आप जानते ही हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। सबसे ऐसा यूनिट ले लीजिएगा, R भी पता है, Q1 भी पता है, Q2 K भी पता है, सब रख लीजिए। 6 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार्ज A and B having charge +Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। 25% charge transfer from A to B, then force between them। तो आप जानते हैं कि चार्ज को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है। टोटल चार्ज क्या होता है, हाँ कंजर्व होगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बदलेगा। तो यहाँ पहले फोर्स कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले फोर्स है F इक्वल टू क्या है, हाँ पहले फोर्स जो है F इक्वल टू क्या है, K। ये ध्यान दीजिए पहले फोर्स जो है F इक्वल टू KQ² अपॉन कितना हो गया, ये देखिए d² है। KQ² अपॉन कितना है, d²। बाद में जब ट्रांसफर हुआ है फोर्स तो F' इक्वल टू क्या होगा, अगर इससे 25% Q/4 निकलेगा तो इस पर कितना बचेगा, 3Q/4। ये देखो 3Q/4। इस पे Q/4 ऐड होगा तो इस पे भी आएगा आपका 3Q/4, -3Q/4 आएगा अपॉन d²। तो इसका मतलब F' इक्वल टू कितना हो जाएगा, F' इक्वल टू 9F/ कितना हो जाएगा, 16। और ये ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 का ए। 5 देखिए कह रहा है Fg एंड Fe। ये क्लास में मैंने आपको बच्चों बताया ही था कि इलेक्ट्रॉन का याद रखे रहिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसका रेशियो कितना होता है, 10⁻43। फिर ये किसका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैंने कहा था सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका हमने बताया था 10⁻39। और अगर प्रोटॉन का पूछा जाएगा बेटा तो इसको भी मैंने बताया था 10⁻36। कैलकुलेट करके आप इसको याद किए रहेगा। देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का चूंकि एग्जाम्पल है। हाँ, तो आ भी चुका है, वैसे नीट में आया है, ठीक है, लेकिन फिर आ सकता है बेटा। ठीक है, 5 के बाद 6वां देखिए, सपोज द स्फीयर A एंड B विद द चार्ज इतना हैव आइडेंटिकल साइज। कितने साइज के हैं, आइडेंटिकल साइज। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 50 सेंटीमीटर। चलो भाई मान लो उनके बीच का डिस्टेंस ये R है, इन पे चार्ज क्या मान लीजिए, Q मान लीजिए। तो अब ये बताइए उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, उनके बीच का फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, KQ² क्या, R²। अब क्या कह रहा है, ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। तो ये देखो जब इसको इससे टच कराएगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। और जब इससे थर्ड वाले को टच कराएगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो फोर्स होगा वह कितना होगा, ठीक है, F' इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/2 3Q/4 अपॉन R²। देखो ये फोर्स हो जाएगा। तो ये फोर्स यहाँ पे हो जाएगा बच्चा लोग। अब थोड़ा कैलकुलेशन का है, ठीक है ना, हाँ चूँकि NCERT से रिलेटेड है तो इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा है। हाँ K तो F' इक्वल टू क्या होगा, 3F/8। ठीक है ना भाई,
एफ की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एफ की वैल्यू। क्यू दिया ही है, के दिया ही है, आर दिया ही है, सब रख के पहले आपको एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वह एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एफ डैश निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा क्या, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एनी रीजन इज गिवन बाई, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रेडियली वेरी कर रही है, E = AA, ए चार्ज कंटेन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अच्छा चलिए बहुत सही। देन द ओरिजिन फील्ड विल बी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बताइए, सरफेस पे कितना होता है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के, बोलो बेटा कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4πε0 Q बाई कितना हो जाएगा, A²। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी यहाँ दी गई है, ये देखिए AA, तो AA = क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये देखिए AA = क्या हो जाएगा 1/4πε0, देखिए 1/4πε0 और Q बाई कितना A² हो जाएगा, Q बाई A²। क्या यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, Q की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं, तो जब करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है, सी वाला। फिर देखिए आठवां क्वेश्चन क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इनिशियली रेस्ट पे हैं और दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम में। तो कहा जा रहा है कि भैया उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, उनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दो बच्चों, इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ठीक है। ये सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, S = ½ AT1²। पहले कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर दूसरा कौन ट्रेवल कर रहा है, SP = क्या, ½ APT2²। चलिए दोनों आपस में बराबर हैं, ये देखिए SP और SC आपस में बराबर हैं, यानी ½ APT2² और ये देखिए ½ AT1², हाफ कट गया, T2/T1 क्या हो गया, रूट में ध्यान दीजिएगा, रूट में A/ कितना, हाँ T2/T1, हाँ A/AP। चलिए A कितना होता है जरा ध्यान दें, A होता है बेटा EE/ME और MP क्या होगा, EE/ क्या, MP। चलिए दोनों कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये MP/ME ये हो जाएगा। तो MP/ME है कोई हाफ, हाँ एकदम है, ये सी वाला ऑप्शन है। चलो हो गया, समझ गए। तो छोटी छोटी बातें ध्यान देना। 8 के बाद 9 पे चलिए, क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, NCERT से रिलेटेड है। करा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, देखिएगा 2 पॉइंट चार्ज दे दिए हैं Q1 और Q2, ये Q1 यहाँ दे दिया है और Q2 यहाँ दे दिया है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A एंड C, A और C पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है। चलो A और C पे, तो ऐसा करते हैं हम सब Q मान लेते हैं, इसको प्लस Q मान लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस Q मान लेते हैं, ये R डिस्टेंस मान लेते हैं, ये R/2 मान लेते हैं, ये R/2 मान लेते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, A पे देखो, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो ये बताओ A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टूवर्ड्स, मतलब KQ/R², ये देखो KQ/R², R²/4 प्लस 4KQ बाई कितना, R², यानी A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वह कितना हो गया, 8KQ बाई कितना, R²। चलिए A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बेटा। तो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगा, प्लस के कारण इधर हो जाएगा और माइनस के कारण इधर हो जाएगा। ये देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा और ये दोनों आइडेंटिकल वेक्टर होंगे। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी C पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, KQ बाई कितना, R²। R कौन सी डिस्टेंस है, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इधर, और ये बताइए ये क्या हो जाएगा, KQ/R²। अब आपको ये बाई क्या बताना है, ये बाई EC बताना है। तो A में C से डिवाइड कर दें, चलिए A में C से डिवाइड कर दें। तो जब A में C से डिवाइड करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 1, 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए भैया 8/1 हो गया। 10वां देखते हैं, 3 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बिलो प्लेस्ड एट द वर्टिसेस
वर्टिसेस क्या कर रहा है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल विच ऑफ द वेक्टर नंबर कोइंसाइड इन द डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एम। तो ये बताओ यहाँ पर कौन सी चार्ज होगा, प्लस क्यू, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू। तो ये बताओ इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। बताओ दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। बचा कौन, ये प्लस क्यू चार्ज बचा। तो बताओ इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ। तो इसका मतलब कौन सा इसमें सही है, 2 वाला सही है, सही है ना। तो 10 का क्या हो गया 2। 11 का चलते हैं, 11 क्या कर रहा है बच्चा लोग, 11 कर रहा है चार्ज क्यू 2Q 3Q 4Q। हाँ चार्ज क्या कर रहा है, ये देखिएगा चार्ज Q 2Q 3Q 4Q। देखिए क्या कर रहा है, चार्ज Q 2Q 3Q एंड 4Q प्लेस एट द कॉर्नर ABCD ऑफ स्क्वायर। फिर करा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ये देखो 3Q के कारण इधर होगा, Q के कारण इधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। 3Q के कारण मान लीजिए 3 इधर की तरफ E, तो रिजल्टेंट 2E आ गया। 4Q के कारण इधर मान लीजिए 4 और 2Q के कारण मान लीजिए इधर 2, तो रिजल्टेंट इधर आएगा 2। तो ये बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ये तो रिजल्टेंट या तो DA दिशा में होगा या तो CB दिशा में है। तो कौन है, ये देखिए C से B, CB ही ना आखिरकार दिख रहा है, तो C से B में आपका ये हो जाएगा। 11 के बाद 12 देख लीजिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिस्टम ऑफ 3 चार्ज प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल शोन इन द फिगर। तो वर्टिसेस है, तो ये बताओ यहाँ पे ये -Q और +Q के बीच में एक डाइपोल बनेगा। तो -Q और +Q के बीच में डाइपोल क्या होगा, ये ध्यान देना, P1 = QA। 1 - 1 +Q के बीच डाइपोल बनेगा, P2 = QA। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये बताइए 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा। अब बताइए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट इधर की तरफ लगेगा, तो रिजल्टेंट P = क्या होगा, QA √3। और किधर की तरफ है, -J कैप, भाई 60 डिग्री है ना, तो QA √3 -J कैप, कौन सा, C वाला है। तो 12 का C। 12 के बाद 13 चलते हैं। 2 डाइपोल of moment P and 64P are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 centimeter. ठीक है, the electric field will be 0 at a point between the dipole whose distance from the dipole moment P is। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, हाँ एकदम NCERT से रिलेटेड। करा 2 डाइपोल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे देखो ये P है और ये क्या है 64P है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लीजिए इससे x डिस्टेंस पे हो रहा है, कुछ डिस्टेंस भी बोला है, हाँ 25 सेंटीमीटर पे रखे हैं। तो इससे x है, तो इससे कितना होगा, ये 25 - x। अब यहाँ पे देखिए नेट 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 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, तो इस डाइपोल के कारण जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, E1 कितनी होगी जरा बताना, E1 = 2kP/2kP/x3। और इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E2। देखो बेटा E2 = कितना हो जाएगा बताना, K2K 64P/25 - x का होल क्यूब, 25 - x का होल क्यूब। बताओ क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर है कि नहीं, बोलो हाँ क्यों, अरे भाई तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर है, इसका मतलब E1 = कितना है, देखो E2 है। E1 = E2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2kP/x³ = 2k 64P/25 - x का होल क्यूब। 2k कट गया, p कट गया, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1/x³। 64 का कितना हो गया 4, 25 - x, 4 चौके 16। भाई क्यूब रूट लिया गया है, हाँ क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लेंगे तो कोई बात नहीं है x। अब क्या जाएगा 24 - x = 4x। ठीक है 24, कहीं कोई दिक्कत समस्या, अरे भैया कोई समस्या नहीं लग रही है ना, कि लग रही है, कोई समस्या नहीं लग रही है। हाँ ये क्या हो जाएगा 5x, ये देखिए 25 - x, 5x = 25, यह x = कितना हो जाएगा 5, कहीं कोई समस्या नहीं है। 13 का A हो गया।
13 के बाद 14 द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तो जानते ही होंगे भैया 2:1 का रेशियो होता है, बी वाला होगा। हाँ ठीक है ना। 15 क्या कर रहा है देखिए 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 15 कर रहा है देखो 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल हैं ए बी और सी डी। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, हाँ मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कैसे हो गया, ऐसे हो गया। हाँ ये देखो डाइपोल मोमेंट हो गया पी, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये पी। ठीक है, तो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं। तो 120 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। देखो आइडेंटिकल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, पी। क्यों भाई, होता है ना रिजल्टेंट पी। और ये पी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्वेश्चन में देखिए दिया है ये पी जो है मतलब इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो टाउ कितना होगा, पी साइन थीटा। और आप जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वह हमेशा किसके मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से वह पी और ई के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन होगा, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो टॉर्क पक्का है जेड एक्सिस में होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, पी साइन थीटा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन कर रहा है 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 r2 आर कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो आर प्लेस सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप। देखिए पार्शियली ओवरलैप कर रहा है एज शोन इन द फिगर एट ऑल पॉइंट इन द ओवरलैपिंग रीजन। मतलब जहां पे ओवरलैपिंग रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। जहां ओवरलैपिंग रीजन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो बेटा एक बात ध्यान दो बेटा, क्या ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो, ये देखो ये ओवरलैपिंग रीजन है, यही ना है। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं किसी पॉइंट पे। जैसे मान लो इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। और हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एन। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो पहले इस गोले के कारण, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इस गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इस गोले के कारण। तो ये देखिए इस गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई एन इक्वल टू रो ए एन अपॉन कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भैया, इन होता है किसी भी कंडक्टिंग गोले के, नॉन कंडक्टिंग गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण माइनस रो के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। देखिए माइनस के कारण इसी तरफ हो जाएगी, देखिएगा माइनस के कारण इसी तरफ। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये देखिए भाई प्लस के कारण अवे होता है, माइनस के कारण इधर। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो रो एन बी अपॉन कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए रो एन अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये रो एन बी अपॉन क्या। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कितना हो जाएगा, दोनों का सम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, ए एन प्लस एन बी। ए एन प्लस एन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए एन प्लस एन बी का एन बीच वाला साइलेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, यानी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ए बी। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि आप इस ओवरलैपिंग रीजन में कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, चाहे आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, चाहे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, कहीं भी आप निकाल लें, ये रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए बी आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मतलब पूरे इस ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि ए बी हमारा कांस्टेंट है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है भैया, तो ये ध्यान दीजिएगा। 16 के बाद 17, इफ द चार्ज क्यूब द प्लेस इनसाइड स्फीयर and a cube having radius 1 meter and side 2 meter respectively, what will be the ratio of flux passing through them? तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे आप छोटे कमरे के अंदर रखें, चाहे आप बड़े कमरे के अंदर रखें, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लक्स हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब टोटल फ्लक्स, हाँ हो सकता है इंडिविजुअल फेस से फ्लक्स बदल सकता है, लेकिन टोटल फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर होगा 1:1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है रिफर द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन फिगर एंड ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r विथ q एट द सेंटर, देन क्या होगा, देन कह रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज इतना।
तो देखते हैं इसके थ्रू क्या होगा। आप जानते हैं गॉसियन सरफेस के जो बाहर के चार्ज होते हैं उसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होता है। गॉसियन सरफेस के जो बाहर के चार्ज होते हैं, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वह अंदर के चार्जों के कारण ही होगा। तो अंदर के चार्जों का कितना मतलब हो जाएगा, अंदर। और आप ये भी जानते होंगे कि अंदर के जो चार्ज किसी भी पोजीशन में रखे गए हों, वह नहीं, चाहे यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो, बस ये हो अंदर रखा गया हो। हाँ ठीक है ना भाई, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि अंदर रखे हुए पोजीशनों पे नहीं डिपेंड करता है फ्लक्स, कहीं भी रखा गया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लक्स की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2q और q, यानी -q अपॉन कितना हो जाएगा, -2q और q अपॉन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 2ε0, तो -q अपॉन ε0, इसका मतलब पहला सही है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, नहीं, फील्ड तीनों के कारण होगा, फील्ड इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो ये देखिए पोजीशन हर जगह अलग अलग है, तो जब पोजीशन हर जगह अलग अलग है तो फील्ड भी अलग अलग होगा। फ्लक्स 5q के कारण फ्लक्स होगा ही नहीं। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2q, सेम नहीं होगा। यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो समान नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ ए वाला सही है, 18 का ये। 19 देखिए क्या करा, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो गॉस थ्योरम में क्या आता है, EA इक्वल टू क्या आता है, Q/ε0। याद रखिएगा, इसको हम लोग RHS कहते हैं। तो ये जो RHS का Q होता है वो सिर्फ अंदर के चार्जों के कारण डिपेंड करता है, लेकिन LHS का जो E होता है, ये देखिए इसको हम लोग LHS कहते हैं, ये जो LHS का E होता है वह सारे चार्जों के कारण डिपेंड करता है। मतलब चाहे चार्ज अंदर रखा हो चाहे चार्ज बाहर रखा हो, सबके कारण डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ चार्ज, 19 का C। 20वां क्या कर रहा है बेटा, ए पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव। ये देखिए डायरेक्टली क्या, एबव, ठीक है, एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो अब इस कंडीशन में देखिए एक फेस के परपेंडिकुलर चार्ज रखा गया है कि नहीं, देखिए एक फेस के परपेंडिकुलर। तो अब ये डिस्टेंस क्या है, जैसे इसको हम क्या, गॉस थ्योरम किसके लिए ट्रू है, क्लोज सरफेस। तो सिमेट्रिकल जब क्लोज सरफेस बनाएंगे तो इसके लिए हमको क्यूब बनाना पड़ेगा। और ये बताइए क्यूब के कारण फ्लक्स जो होता है वह Q/ε0 होता है, और एक फेस के कारण जो फ्लक्स होगा वह कितना होगा, एक फेस के कारण Q/ कितना हो जाएगा, 6ε0। एक फेस के कारण कितना फ्लक्स हो जाएगा, 5 = Q/6। Q भी दिया है, ε0 भी दिया है, रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। 21 क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल P विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, जब नॉन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहाँ पे -q चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, QE1। अब +q चार्ज पे जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी QE2। अब ये बताओ E1 जो है ग्रेटर देन क्या होगा, E2 होगा। E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स बड़ा लग रहा है, तो ये जो डाइपोल है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, अरे भाई अगर ये E1 E2 से बड़ा है तो ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा है, तो इसका मतलब डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड्स, हाँ लेफ्ट, टूवर्ड्स क्या, लेफ्ट, यानी C वाला सही होगा। 22 देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। इसको तो कर ही सकते हो, शायद रिपीट हो गया क्या बेटा, सॉरी इसके लिए। 22 का भी, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इतना दिया है 30 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क आपसे पूछा जा रहा है, तो ये देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2025 में मिल भी जाए। टाउ इक्वल टू, ये देखिए क्या होता है, PE sin थीटा होता है, ये ध्यान देना, टाउ इक्वल टू क्या होता है, P sin थीटा। तो टाउ है कितना, जरा ध्यान देना, टाउ आपको निकालना है। P क्या है भाई, 4 × 10⁻⁹। E कितना है, 5 × 10⁴, और sin 30 कितना है, 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो इसके बाद 24 क्या कह रहा है बेटा, पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिवली चार्ज इतना।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो देखो इसके लिए किसकी वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। अब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका मतलब N इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, N इक्वल टू Q/E करना पड़ेगा। देखिए ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो N इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, QE। Q भी पता है आपको, E भी पता है, सारी चीजें रख दीजिए, D वाला ऑप्शन आएगा। 25 क्वेश्चन कर रहा है, कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आप फ्लक्स के लिए क्या जानते हैं, फ्लक्स के लिए फाई इक्वल टू क्या होता है, E cos थीटा होता है। E भी पता है, A भी पता है, थीटा भी पता है। तो अब आप यहाँ से रख के सॉल्व कर देंगे तो ये D वाला आएगा। 26 क्या करा भैया, देखिए 26 करा बेटा, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण ये देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है, इसमें देखिए करेक्शन हुआ होगा, हाँ इसमें क्या हुआ होगा, इसमें आपका चार्ज कंडक्टर हमने करवाया था, क्या करवाया था, हाँ इसमें हमने क्या कहा था, चार्ज कंडक्टर। तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग ये सॉलिड स्फीयर के कारण इस सरफेस पे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, पता होगा। कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर एट सेंटर क्या होता है, 0 होता है, सब क्लास में बताया भी है। तो इसीलिए इसका कौन सा सही है, पहला वाला सही है। 26 के बाद 27, A point charge of 2 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface 9 centimeter on H. What is the net electric flux through the surface? तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह क्यूब के साइज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्यूब के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वह फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है, फाई इक्वल टू Q बाई कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस। चलिए ठीक है, फिर कहा जा रहा है एक्सर्ट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन ऑन द चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड। तो ये बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा है इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। अब देखिए Q1 और Q3 के बीच का फोर्स कैसे है, ऐसे, इसके और इसके बीच का फोर्स कैसे है, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है तो पक्का इस पे निगेटिव चार्ज है। अब कहा जा रहा है कि इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट एक्स द फोर्स ऑन Q1। तो ये बताओ अगर पॉजिटिव चार्ज को हम ऐड करेंगे तो ये तो निगेटिव है, तो इस Q और इस माइनस के बीच में भी तो फोर्स लगने लगेगा। इसका मतलब फोर्स की मात्रा यहाँ पे जो यहाँ ऐड करेंगे फोर्स की मात्रा यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। सोच के देखो, फोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। 28 के बाद 29 चलते हैं, करा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है शेप और साइज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है भाई, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ देखिए ये क्लोज लूप है, ठीक है, तो किसी भी और एक ही चार्ज है, सिर्फ अंदर के चार्जों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पे फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सब में फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, ठीक है ना बेटा। 29 के बाद 30वें क्वेश्चन चलते हैं, करा 2 चार्ज Q और -3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन द x एक्सिस। चलिए भैया x एक्सिस पे है Q और -2Q, ये देखो -Q हो गया और नहीं Q हो गया और ये -3Q हो गया। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो देखो बेटा मैंने क्लास में बताया भी है, प्लस और माइनस चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बाहर की तरफ होता है और टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है। किधर, तो ये बताओ इन दोनों में लेस मैग्नीट्यूड किधर है, इधर। मतलब इसके अगर रखेंगे, मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया, Q के अगर हम लेफ्ट रखेंगे, मतलब ये D और A तो हो ही नहीं सकता है।
अब बी और सी में अगर हम क्यू के लेफ्ट रख रहे हैं, क्यू के क्या लग रहे हैं, लेफ्ट रख रहे हैं, तो लेफ्ट रखने पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ये देखिए इसके लेफ्ट रख रहे हैं तो ये सब कुछ करिए ये एक्स हो गया। याद करिए मैंने क्लास में बताया है कि अगर इससे आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना तो ये चार्ज की डिस्टेंस ले लीजिए, चार्ज ले लीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, और फिर जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है कौन है 3q, और माइनस साइन मत लेना और यहाँ माइनस q लगा देना। तो ये बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन √3 - 1 हो जाएगा। √3 - 1 घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हाँ आपके दिमाग में लगा होगा ऐसा, ठीक है, लेकिन आप एक काम करिए √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। चलिए √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो ये बताइए √3 + 1 का √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू d√3 + 1 अपॉन 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, तो d/2 √3 + 1 ये लेफ्ट ऑफ q हो गया। क्या हो गया, ये लेफ्ट ऑफ q हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट ऑफ q ही ना, हाँ लेफ्ट ऑफ q। तो फार्मूला याद रखें जो शॉर्टकट बताए थे। यहाँ क्या कहा जा रहा है बेटा, यहाँ कहा जा रहा है कंसीडर द फोर्स अपॉन द चार्ज q ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r कैरिंग ए चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। Which one of the following statement is true for F if Q is the placed at a distance r from the center of shell। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज रखोगे तो फोर्स लगने वाला नहीं है, तो इसीलिए ये तो एकदम नहीं हो सकता, ये तो एकदम नहीं हो सकता है, ये तो एकदम नहीं हो सकता। बचा कौन, ठीक है, जब भी फोर्स लगेगा इसका मतलब r क्या होना चाहिए, मतलब चार्ज हमेशा बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक। चलिए 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज शीट के कारण, इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण, 5वां होगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, लाइन चार्ज के कारण ये होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब डाइपोल के कारण, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर पॉइंट चार्ज के कारण। क्या देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को भी आर फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं। अगर फॉलो करेगा तो अच्छी बात है, फॉलो करेगा तो भाई बी वाला ऑप्शन होगा, नहीं फॉलो करेगा तो ए वाला ऑप्शन होगा। चलो देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा प्लस एल पे रखा है और माइनस एल पे एक लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस एल पे रखा है। कह रहा है डी जो है बाहर है, ये देखो डी बाहर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी कभी ना कभी देखो आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। ये मतलब 4 वाला क्वेश्चन, बाकी सब तो जान ही रहो हो, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको सिंगल क्वेश्चन मान के भी इसको तैयार करो। तो ये देखो इनके बीच की लेंथ कितनी हो गई, 2l हो गई, ठीक है। और मान लो डी बाहर है तो यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होगा। अवे फ्रॉम लाइन चार्ज कितना होगा, E इक्वल टू 2k λ क्या डी डिस्टेंस है। इसके कारण क्या होगा, ये देखो इसके कारण क्या होगा, इधर की तरफ होगा E2 इक्वल टू क्या होगा 2k λ अपॉन कितना हो जाएगा 2l + d। कौन ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 - E2। यहाँ से क्या होगा 2k λ कॉमन हो गया, 1/d - 1 अपॉन 2l + d। अब क्या करोगे 2k λ यहाँ से कॉमन कर लो, d और 2l + d को एक साथ ले लो, d से d कट गया, ये क्या हो गया 2l + d, इसे कट गया d dt 2l 2। अब यहाँ से d का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2k λ, यहाँ 2l है अपॉन d का 2ld + d का स्क्वायर। देखना ये बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो जब इसको इग्नोर करेंगे तो देखिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी स्क्वायर। इसका मतलब बड़ा सही है, यानी ये भी सही है, तो इस आधार पे कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है ना भाई। 32 के बाद 33 से चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम डिवाइड, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था किसी भी चार्ज को अगर 50-50% तोड़ेंगे, 2 बराबर टुकड़ों में अगर तोड़ते हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स होगा, तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा।
34 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी और जीएम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द मून रिस्पेक्टिवली एंड द मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म ऑन द टू सरफेस, वन विल बी फाइंड द रेशियो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून, तो मैंने आपको बताया था चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज वेरी नहीं करता है, इनवेरिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ, इनका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा इनका रेशियो, 1 होगा। तो ये 1 बी वाला ऑप्शन। 35 का रहा है, क्यूब इज द प्लेस्ड इनसाइड, क्यूब द प्लेस इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 150 वाई स्क्वायर जे कैप। देखिए 150 वाई स्क्वायर जे कैप, द साइड ऑफ क्यूब इज इतना, द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में जा रहा है, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाई एक्सिस में। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई 0 होगा यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसका मतलब फ्लक्स इन भी 0 होगा, यानी जो होगा वह फ्लक्स आउट है होगा। तो फ्लक्स आउट कितना हो जाएगा, फ्लक्स आउट हो जाएगा ई, ई कितना है 150, और ये वाई कितना है, ये वाई देखो ये वाई 1/2 है, तो 1/2 का मतलब 1/4 हो गया। एरिया कितना होगा इसका 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1 बाई कितना हो जाएगा 4, यानी 150 अपॉन कितना हो गया 16 हो गया। फ्लक्स फाई कितना होता है आपको पता होगा, फ्लक्स फाई जो होता है वह Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई भी पता है, एप्सिलॉन भी पता है, सब पता है, मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से है, ऐसे नहीं है, क्लास में मैंने ऐसे बताया था और ये ऐसे है, तो छोटी छोटी बातों को बेटा ध्यान दें। 36वां क्वेश्चन कर रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए पहला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। सही बात है, मैंने आपको क्लास में बताया था इनकमिंग नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू द ऑल फेस विल बी सेम। सही बात है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज 0। सही बात है, ठीक है। डी क्या करा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स ए फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू गॉसियन सरफेस, अगर पैरेलल टू गॉसियन सरफेस होगा, देखो अगर पैरेलल टू गॉसियन सरफेस होगा तो नॉर्मल इसका कैसे हो जाएगा, ये देखो परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बनेगा 90, ठीक है। तो ये लिखा है नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं, जीरो फ्लक्स होगा, तो इसका मतलब डी इनकरेक्ट है केवल। 37 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन कहा जा रहा है, टू आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी, देखिए ए और बी दिए गए हैं, हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट P1 P2। तो एक का डाइपोल मोमेंट देखो, इनका डाइपोल मोमेंट साहब का P1 है, इनका डाइपोल मोमेंट क्या है P2 है। प्लेन विद देयर सेंटर वाज शोन इन द फिगर एट पॉइंट C ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एन एंगल 37 डिग्री। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना रही है, रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल एट ए पॉइंट सी, अच्छा सी पे सॉरी सी पे रिजल्टेंट, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर होगी, इसके कारण डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो एक जो होगा E1, ये E1 होगा 2kp अपॉन RQ, हाँ ये देखना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो होगा E2 इक्वल टू क्या होगा kp अपॉन RQ, और ये कितना एंगल बना रहा 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा, ये देखिए tan 37 डिग्री, हाँ देखिएगा tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा kp बाई RQ, और बेस कितना हो जाएगा, ये देखिएगा बेस 2kp बाई RQ, ये कट गया, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है शायद, क्या नहीं P1, अच्छा P1 कौन सा है, P1 A वाला है, A वाला, तो ये P1 है बेटा। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, P1 P2 यही सब, ये P1 है, ये P2 है, हाँ ध्यान देना P1 और P2। अब क्या कर रहा है, tan 37 कितना होता है 3/4 होता है, और P2/2P1, हमको P1/P2 का रेशियो चाहिए। tan 37, अच्छा tan 37 है ना, sin 37 की वैल्यू 3/4 दी गई है, तो tan 37 कितना होगा, tan 37 3/4 होगा, हमको P1/P2 की वैल्यू चाहिए, P1/P2, तो बोलो P1/P2 कितना हो जाएगा, P1/P2 कितना हो जाएगा, P1/P2 2/3 हो जाएगा, 2/3 है, एकदम है, एकदम ही बहुत अच्छा क्वेश्चन।
38 क्वेश्चन करा, टू इनफाइनाइट प्लेन ईच विद द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी समान है बेटा। द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन शोन बिलो। तो आप जानते हैं इनफाइनाइट प्लेन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? तो सिग्मा अपॉन 2। तो मान लो हमको बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। ये देखो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये देखना, इस शीट के कारण अवे मतलब ऐसे परपेंडिकुलर E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख लो, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, E1 क्या हो गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो ये एंगल 30 है, तो ध्यान देना ये 30 है, तो ये क्या होगा आपका 60, ये आपका 30 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 है तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मतलब ये देखो क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? साइन 30। ठीक है, अब देख लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब हमको क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये बताओ ये किस कैप में है? इधर की तरफ है, मतलब माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30। और वो देखो ऊपर वाला क्या हो गया? ये आई कैप में हो गया। ऊपर वाला कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जे कैप में हो गया। और ये देखो नीचे वाला कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ साइन नहीं कॉस 30 कौन कैप में है? माइनस जे कैप। अब आप क्या करिए, पूरा नेट निकाल दीजिए, पूरे सिस्टम का नेट निकाल देंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा डी वाला। ठीक है ना, ये चीज़ करिए। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दिया है, ये देखो P दे दिया है। ठीक है, फिर क्या दे रहा है? यहाँ पे R दे रहा है। ठीक है, कह रहा R डॉट P इक्वल टू 0। ठीक है, तो R डॉट P इक्वल टू 0। तो ये ध्यान देना कि अगर R और P 0 हैं तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, सॉरी इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। क्योंकि देखो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इधर रहता है और ये R होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसके विपरीत होती है। तो देख लीजिए जो ऑप्शन इसका एंटी पैरेलल वेक्टर बनाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब जो इसके एंटी पैरेलल होगा, क्यों डाइपोल मोमेंट P इधर होता है इक्वेटर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डाइपोल मोमेंट के विपरीत होती है। तो जो इस ऑप्शन का एंटी पैरेलल वेक्टर बनाएगा वही सही होगा। तो इसका कौन सा है? माइनस आई है तो प्लस आई होना चाहिए, प्लस आई, चलो इन दोनों में हो गया। माइनस 3G है तो ये गड़बड़ हो गया, यानी सी वाला सही होगा। ये माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो सी वाला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी। तो 39 के बाद 40 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ए बॉल ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम। इट इज रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी 200 वोल्ट पर मीटर एट इक्विलिब्रियम। द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स। तो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई भी पेंडुलम अगर यहाँ होगा तो यहाँ से देखिए कुछ एंगल पे इंक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि इस पे दो तरह के फोर्स बनेंगे, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QV लगेगा और एक उसका वेट mg लगेगा। क्यों भैया? ये अगर थीटा एंगल है तो ध्यान दीजिएगा ये भी थीटा होगा। तो टेन थीटा होता क्या है? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? mg अपॉन QV। सब कुछ दे दिया है आपको। टेन थीटा इक्वल टू यम कितना दे दिया है? देखिए यम दे दिया है 2 × 10⁻³ जी 10। चार्ज कितना दे दिया है? 5 × 10⁻⁻6। क्यू कितना दे दिया है? क्यू तो हो गया, ई कितना हो गया? 2000। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो सब कट पिट के क्या होगा? कट पिट के क्या बचेगा? सही बचेगा ना। तो वर्टिकल से ही ना कहा जा रहा, वर्टिकल से ही थीटा। तो जब वर्टिकल से थीटा कहा जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना भैया? कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गया। ये सॉरी थीटा, ये थीटा नहीं होगा बेटा, ये थीटा होगा। हाँ ये देखिए दोनों पैरेलल लाइन कट कर रही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये गड़बड़ हो गया। QV/mg होगा। हाँ QV/mg हो गया। थोड़ा भी इधर उधर ध्यान करो तो यही सब देखो क्लास में गड़बड़ होता है। टेन थीटा इक्वल टू QV/ क्या हो गया? mg हो गया। Q दिया है, E दिया है, m दिया है, g दिया है, सारी चीज़ें रख दीजिए, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना।
41 क्या कर रहा है, देखिए दो डाइपोल हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिक्स डाइपोल मोमेंट P, जब वो एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, कितना एंगल है थीटा, रिस्पेक्ट सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस, तो टॉर्क कितना होगा टाउ वन इक्वल टू क्या होगा PE साइन थीटा। और जब वह किससे इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है, इधर से, इधर की तरफ अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, जे कैप में आ गई है, तो जब जे कैप में आ गई है, ये देखिए जे कैप में आ रही है, तो इसका मतलब टाउ टू इक्वल टू क्या होगा, अब टाउ टू इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस थीटा हो जाएगा। टाउ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, करा दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, चलिए दोनों आपस में बराबर हैं। हाँ, E2 इक्वल टू कितना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2 है, तो यहाँ ध्यान दो टाउ वन इक्वल टू टाउ टू है। हाँ देखिए दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे, इसी तरह माइनस लिया है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग होंगे, तो यहाँ टाउ वन इक्वल टू टाउ टू, तो ये देखो ये क्या बनेगा PE1 साइन थीटा इक्वल टू PE2 कॉस थीटा। ध्यान देना E2 क्या दिया है, E2 √3E1 दिया है, तो ये देखिए PE1 साइन थीटा, PE2 क्या है √3 कहाँ गया भाई, √3E1 क्या कॉस थीटा। ये देखो E1 से E1 कट गया, P से P कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू √3 आ गई, कितने की वैल्यू √3 होती है बेटा 60 डिग्री की, इसका मतलब थीटा किधर रहा होगा 60 डिग्री। तो ये ध्यान देना, जब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो कितना एंगल बना रहा था थीटा, और जब इधर से है तो ये कितना है ये। 42 क्वेश्चन कह रहा है चार्ज Q 2Q 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहा जा रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा है, तो ये देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये हैं, तो नॉन कंडक्टिंग के कारण ये देखिए इसका रेडियस r/2 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई कितना r²। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा K2Q अपॉन कितना हो जाएगा r² सरफेस पे। और देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ स्मॉल r अपॉन r क्यूब होती है, KQ स्मॉल r अपॉन r क्यूब होती है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा K4Q और स्मॉल r ये हो गया, हाँ स्मॉल r मतलब कैपिटल R है, r क्यू का मतलब 8r³। अब देख लीजिए कौन ज़्यादा लग रहा है, E2 ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद E1 लग रहा है, और सबसे कम तो E3 लग रहा है, ठीक है, तो यानी C वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फार्मूलों को याद करिए, यहाँ क्या कर रहा है, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया है, आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स आप जानते ही हैं फाई इक्वल टू क्या होता है E.A होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये देखिए ये साइड कितना है, ये साइड है आपका AJ कैप है, ये साइड कितना है AI कैप प्लस AK कैप है, तो बोलो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस एरिया हो जाएगा इसका साइड टू साइड AJ का I से कितना हो जाएगा IJK, तो J का I से करेंगे तो -A² K कैप होगा, और J का K से IJK, J का K से करेंगे तो A² क्या होगा I कैप होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे में दी गई है, I कैप में दी गई है, तो बोलो फ्लक्स क्या हो जाएगा E0 I कैप डॉट ये क्या हो जाएगा -A² K कैप अब प्लस A² कितना हो जाएगा I कैप। देखो I डॉट K की वैल्यू 0 और I डॉट I की वैल्यू क्या 1, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 A का स्क्वायर, E0 क्या A का स्क्वायर, E0 A का स्क्वायर। 44 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भैया, ये देखिए डिस्क है रेडियस A/4, एक डिस्क दिया है जिसका रेडियस A/4 दिया है, हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज 6 कूलम। हाँ तो 6 कूलम है और ये -A/2 0 पे है, तो देखो ये पूरा आपका A/2 ये A/2 है, तो अगर -A/2 है तो इसका मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ कितना चार्ज आएगा ये बताओ, पूरा 6 कूलम चार्ज फैला है तो अंदर की तरफ कितना होगा 3 कूलम चार्ज फैला होगा, ठीक है ना भैया। क्योंकि देखिए जो गॉस थ्योरम के कारण जो हम फ्लक्स निकालते हैं वो सिर्फ अंदर के चार्जों के कारण निकालते हैं, याद रखिएगा अंदर के चार्जों के कारण। फिर कह रहा है कि अगला जो है ये देखिए A/4 पे है, ये 5A/4 पे, तो इसका मतलब पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी A, यानी अंदर की तरफ कितना आया A/4, और एक पे चार्ज कितना है, ये देखिए एक पे चार्ज है, कहाँ गया एक पे चार्ज है मतलब उस पे है क्या
हाँ, उस पे चार्ज 8 कूलम है, तो A/4 पे कितना होगा, 8 कूलम पूरे पे है तो A/4 पे देखिए 8 कूलम है, तो A/4 पे कितना हो जाएगा, 2 कूलम हो जाएगा। फिर कह रहा 2 पॉइंट चार्ज -7 और 3, -7 कहाँ रखा, A/4 और -A/4, तो A/4 और -A/4 यहाँ आएगा, यहाँ कितना चार्ज है, -7 कूलम। फिर क्या है, -3A/4 और 3A/4, तो -3A/4 कहाँ आएगा, यहाँ से इधर चलेंगे निगेटिव, फिर इधर से यहाँ चलेंगे, मतलब यहाँ आएगा, यहाँ की तरफ कितना है, यहाँ की तरफ है 3 कूलम। तो ये देखो अंदर के चार्जों के कारण ही होगा। तो ये बताओ अंदर के चार्ज कितने हैं, जरा बताओ अंदर के चार्ज कितने हैं, 3 2 5, 7 में से 5 चला गया, कितना बचा, -2 कूलम, अपॉन कितना, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो -2C अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हो गया। तो क्लोज सरफेस के केवल अंदर के चार्जों के कारण होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगा, हाँ तो फोर्स लगेगा, तो टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स दोनों, टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क सिर्फ 2 कंडीशनों में 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। तो इसीलिए क्या है, ऐसा तो है नहीं कहा है कि हमेशा टॉर्क लगेगा, तो ये टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स और नेट फोर्स भी लगेगा इसमें। फिर कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज +8Q, ये देखो +8Q एंड -2Q लोकेटेड एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L, मतलब एक को कहाँ रख रहा है 0 पे, एक को कहाँ पे रख रहा है, x इक्वल टू L पे रख रहा है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होगी। तो ये देखो मान लो इस पे चार्ज कितना रख रहा है, +8Q रख रहा है, इस पे चार्ज रख रहा है -2Q। बताओ एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ होगी तो किधर, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड, यहाँ 0 होगा। तो हमको क्या करना, पोजीशन का मतलब हमको यहाँ से निकालना है, तो हमको L + x की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ से चाहिए, L भी चाहिए x भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, हाँ L भी चाहिए और हाँ x भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, L + x। तो इसके लिए हम बताओ शॉर्टकट क्या बताए हैं, शॉर्टकट बताए हैं √Q1 यहाँ से L अपॉन कितना, √Q1 माइनस √Q2। भाई जहाँ से डिस्टेंस लेना वहाँ से ये चार्ज लेना, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो तो ये चार्ज लेना, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो तो ये चार्ज लेना। √Q1 कितना हो जाएगा, √8Q, L अपॉन कितना हो जाएगा, √8Q माइनस कितना 2Q हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 का 2√2 हो गया, 2√2 कॉमन हो गया, 2 में से 1 गया, यानी कितना बचा, ये 2L बचा, कितना बचा, 2L बचा। आंसर क्या आ गया, 2L। 46 के बाद 47 पे चलते हैं। क्या करा, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, हाँ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो P पे क्या होगा, ये देखो इस पे -σ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, -σ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जरा बताना, -2σ, इसके कारण इधर है कितना, 2σ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबको जोड़ दीजिए, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 4σ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 4σ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मतलब 2σ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2σ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या है, जेड एक्सिस उधर है, नीचे की तरफ लगेगा, तो यानी k कैप जिसमें माइनस में, तो -2σ अपॉन एप्सिलॉन नॉट k कैप, 47 का C। 48 क्या करा भैया, चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नाइदर फॉल नॉर राइज, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, ठीक है क्या होगा, तो भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी QV इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। आराम से निकाल दीजिए, QV इक्वल टू mg, चार्ज पूछ रहा है, Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो QV इक्वल टू mg यानी mg/E, ठीक है सिंपल। 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, हाँ यहाँ पे हुआ होगा, पेपर में हम मिस कर गया है, यहाँ पे हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर टू चार्ज में इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, सही कह रहा है। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम किसी चार्ज को लाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं चार्ज को हम ला रहे हैं, चार्ज मूव तो कर नहीं रहा है, तो चार्ज को हम ला रहे हैं, तो चार्ज को अगर हम लाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी ये देखिए ये चार्ज को लाएंगे तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखिए ऐसे होगी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे देख लीजिए इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब ये बताओ इनकी मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा, ला के रख रहे हैं, तो भैया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर बढ़ जाएगी कि नहीं, तो यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नियर टू चार्ज में इंक्रीज, सही लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड लिख रहा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0, सही कह रहा है। अगर किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो याद रखना क्या, किसी भी डाइपोल को प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे,
तो माइनस क्यू और प्लस क्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या लगेगा इधर, यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा। अब ये दोनों फोर्स अलग अलग होंगे जिसके कारण नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। इसका मतलब यहाँ ए वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। 49 के बाद 50 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। फ्लक्स क्या कर रहा है? जीरो। ठीक है ना, फ्लक्स इज जीरो। सही है। किसी डाइपोल को अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं, देखो किसी डाइपोल को अगर क्लोज सरफेस के अंदर रखना है तो जितना उस पे प्लस चार्ज है उतना ही उस पे माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? जीरो। बहुत सही कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर एंड क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन इट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर लेस देन आर इज बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। तो ये बताइए जीरो। अच्छा ये जीरो, सॉरी ये मिस कर गया, जीरो। तो एक बात याद रखिए, अगर सॉलिड मेटालिक सरफेस है इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो ये बताइए क्या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड गलत कह रहा है। तो कौन सा सही होगा? बी। तो इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए। अगले टेस्ट की तैयारी करिए, क्लास में रेगुलर रहिए, टेस्ट दीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए, जरूर कामयाब होंगे, सफलता मिलेगी। भाई पिछले साल भी बच्चे मेहनत किए थे, बार बार घबराते थे, यहाँ तक कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक डरते थे, लेकिन इस साल वह सफल होकर अच्छे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले लिए हैं। निश्चिंत करिए, निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए, आप लोग भी अगर इस हिसाब से मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया मैं देख रहा हूं उन बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। ईश्वर हो सकता है आपकी परीक्षा ले रहे हों, कुछ अच्छा करना चाहते हो आपके साथ, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। तो इसीलिए बिना सोचे, बिना समय गंवाए भैया पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट से अपनी गलतियों को सीखते रहिए। क्योंकि जितना अच्छा आप टेस्ट देंगे, जितने टेस्ट देंगे और जितने टेस्ट हो रहे हैं, सप्ताह में, वीक में टेस्ट हो रहे हैं, खूब मन से टेस्ट को दीजिए। ठीक है ना भैया? थैंक यू।